नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक बिलो यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हर हफ्ते आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वो सारे अमेजिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जो मैंने सीखी है आउटस्मार्टिंग द क्राउड, अ वैल्यू इन्वेस्टर्स गाइड टू स्टार्टिंग, बिल्डिंग एंड कीपिंग अ फैमिली फॉर्च्यून, जिसके ऑथर है बोग्यूमिल के ब्रुनोस्की। बोग्यूमिल के ब्रुनोस्की एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग का। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये सीख जाएंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्यों स्टॉक मार्केट एक ट्रेन की तरह होती है और किसी भी कंपनी की शेयर्स को खरीदना एक अम्ब्रेला खरीदना जैसा क्यों होता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्विकली बेसिक्स क्लियर करते हैं वीडियो में डीप जाने से पहले, उन लोगों के लिए जो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते या फिर जो अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर रहे हैं। स्टॉक्स को सबसे पहले आप कोई भी यूनिक या कॉम्प्लिकेटेड चीज समझना बंद कर दीजिए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। एक कंपनी को जब अपने पैसे रेज करने होते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो उनके पास दो चॉइसेस होते हैं। या तो वो बैंक में जाकर बिजनेस लोन ले सकते हैं एक एनुअल इंटरेस्ट रेट पर, या वो अपने पोर्शन ऑफ बिजनेस को मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं शेयर्स के फॉर्म में, जिसे सेल कर कर वो पैसे रेज कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट देने होते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी कंपनी की शेयर्स को खरीदता है तो आपको उन्हें कोई भी एनुअल इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो होती है तो आपकी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और आप डिविडेंड भी पे करते हैं अपने शेयर होल्डर को। इस तरीके से शेयर होल्डर्स भी पैसे कमाते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के यही एडवांटेज है कि उस कंपनी की ओनर्स दिन रात मेहनत करते हैं अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए, लेकिन वही आप अपनी लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी अपनी जॉब और बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। और साइड बाय साइड आपने जो शेयर्स को ओन कर रखे हैं वो भी ग्रो होते रहते हैं और आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 सीखते हैं जो मैंने इस बुक से सीखी है। वो है इन्वेस्टर हैज टू बिकम लॉजिकल एंड अवॉइड बीइंग इमोशनल। यानी एक इन्वेस्टर को हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। उनका डिसीजंस फैक्ट्स एंड एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइडेड होना चाहिए, ना कि अपने इन्वेस्टमेंट इमोशंस की वजह से करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल न्यूज कंटेंट को कंज्यूम करते हैं देन डेली कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज जरूर मिलता होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। जैसे आज इस शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई को हिट किया है, या फिर इस शेयर ने बिल्कुल कोलैप्स हो गया है जिससे इन्वेस्टर को भारी नुकसान हुआ है। अब कुछ इन्वेस्टर्स इन डेली न्यूज से स्ट्रेस में आ जाते हैं और सारे डिसीजंस क्विकली लेने लगते हैं लॉस को अवॉइड करने के लिए। यहाँ वो इन्वेस्टर इमोशनल हो रहे हैं, यानी उनकी डिसीजंस उनके इमोशंस पर रिलाई हो रही है, जो पैनिक क्रिएट करता है इन्वेस्टर के माइंड में। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को ओन करते हैं और अगर उनके शेयर प्राइस आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है देन आपको इसे बेचना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज सब इसके बारे में बात कर रहे हैं बेचने के लिए। उल्टा अगर आप एक लॉजिकल इन्वेस्टर बनते हैं तो आप इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। आप खुद को ये कह सकते हैं कि आज टाटा मोटर्स की शेयर्स 2% डाउन है, इसका ये मतलब है कि मैं ज्यादा शेयर्स खरीद सकता हूँ लोअर प्राइस में, क्योंकि आपको पता है कि टाटा मोटर्स कंपनी बहुत ही अमेजिंग कंपनी है और इनके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास लेवल के होते हैं। लॉजिकल के साथ साथ ऑथर ने राइट टाइमिंग के बारे में बताया है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे उन्होंने 2 केस स्टडीज से समझाया है। 2000.com बबल में मेजर इंटरनेट कंपनीज जैसे pets.com, वेबवैन जैसे कंपनीज ने बहुत प्रॉफिट बनाया, लेकिन इनका डीप एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि उनका कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है जो उन्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है आने वाले कुछ सालों में, और बेसिकली वो बैंकरप्ट होने वाले हैं। और दूसरा, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो पूरे दुनिया में पैनिक की सिचुएशन हो गई थी, जिसमें बड़े से बड़े कंपनीज की वैल्यू आधी से कम हो गई थी। तो ऑथर कहते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी राइट टाइमिंग की। यानी अगर आपने 2000 में अपने शेयर्स बेच दिए होते और 2008 में अगर आपने कुछ शेयर्स खरीद लिया होता, इवन अगर पब्लिक बिल्कुल डिप्रेस्ड थी, तो आपने काफी बढ़िया पैसे बना लिया होता।
जोनाथन सैक ने बहुत ही फेमस कोट कहा है, द वाइजेस्ट रूल इन इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अदर्स आर सेलिंग बाय, व्हेन अदर्स आर बाइंग सेल। तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हमने यही सीखा कि एक इन्वेस्टर को कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल होना चाहिए, जो कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहे और अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कैपिटल गारंटी प्लान्स बाय policybazaar.com और इनके अमेजिंग बेनिफिट्स। कैपिटल गारंटी प्लान्स आपको प्रोवाइड करता है 100% कैपिटल गारंटी, जिसमें इन्वेस्टर के पैसे की सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ पर भी फोकस किया गया है। इसका ये मतलब है कि पॉलिसी कंप्लीशन के बाद नो मैटर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, आपके इन्वेस्टेड प्रीमियम्स यानी आपके पैसे 100% मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो पॉलिसी कंप्लीट होने पर गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं और साथ ही साथ मार्केट लिंक रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर आप एफडी एंड डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको पैसे एफडी की तरह सेफ तो रहेंगे ही और साथ ही साथ डेट म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और इसमें जो भी आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं उसका 120 टाइम्स लाइफ कवरेज आपको फर्स्ट डे से ही मिलेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान है जो मिनिमम 2500 के प्रीमियम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंडर आपको सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसमें जो भी आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंडर टैक्स फ्री होगा। बहुत सारे कैपिटल गारंटी प्लान्स आप policybazaar.com से कंपेयर करें और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पॉलिसी बाजार के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ऑथर कहते हैं कि एक इन्वेस्टर बाकी लोगों से बेटर बन सकता है अगर उनकी माइंडसेट कांस्टेंट लर्निंग की है, यानी हर रोज नॉलेज गेन करने की। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं और किस में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉरेन बफेट इसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इसका ये मतलब है कि ओवर द इयर्स हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखी हैं और हमें एक्सपीरियंस भी है, तो हमें उसी पर बेस्ड अपनी इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को ऑलमोस्ट बेसिक्स पता है एक रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे काम करता है, जैसे कि सबसे पहले एक प्लेस को रेंट करना होगा या ओन करना होगा, देन डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा, अपनी ब्रांडिंग पर फोकस करना पड़ेगा और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको बेसिक्स क्लियर है माइक्रोचिप कंपनीज या बायोटेक ड्रग कंपनी कैसे ऑपरेट करता है? मोस्ट केसेस में लोगों को आइडिया नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन आपको ऑलरेडी जो नॉलेज है उसे भी आपको यूज करना आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का। और इसी के साथ साथ ऑथर हमें ये कहते हैं कि डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, और हमें अपनी इन्वेस्टिंग के लिए उन्हीं पैसों को यूज करना चाहिए जो हमें आने वाले 3 से 5 साल तक यूज ना करना पड़े, क्योंकि कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स टाइम के साथ ही मिलते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में हमने सीखा कि एक इन्वेस्टर को अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना चाहिए और डिसिप्लिन एंड पेशेंस की स्किल भी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है स्टॉक इन्वेस्टिंग इन कॉम्पिटिटिव कंपनीज विच आर चेंजिंग लाइव्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन यंग लोगों में यही होता है कि कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हजारों लिस्टेड कंपनीज हैं। ऑथर कहते हैं कि उन कंपनीज को चूज करिए जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और वो अपने कंपटीशन से बेटर हो, और उन सभी में सबसे बड़ी सुपर पावर है प्राइसिंग पावर की, यानी एक कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सके और फिर भी उनके कस्टमर्स उन्हें ही चूज करे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल का। जब भी एप्पल अपने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या वेरेबल्स हो या फिर कोई न्यू टैबलेट हो, वो अपने कंपटीशन के प्राइसिंग के साथ compete नहीं करती, बल्कि वो अपना खुद का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एप्पल फैंस बिल्कुल लॉयल होते हैं। चीपर कंपटीशन एंड डायनेमिक नेचर 2 इंडिकेटर होते हैं किसी भी कंपनी को मार्केट से बाहर निकालने में। जैसे कोडैक, जो मार्केट लीडर हुआ करती थी डिजिटल फोटोग्राफी में, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी और पीपल के डिमांड को नहीं समझा, इसीलिए कंपनी पूरी डूब गई। लेकिन कुछ कंपनीज इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं, जैसे कोका कोला, जो सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव किया है जो कस्टमर्स के नीड्स को फुलफिल करता है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 3 में हमने सीखा
कि उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रही है और साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज कर सके और अडेप्ट कर सके अपकमिंग नीड्स से। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केट में अप्स एंड डाउन होते ही रहेंगे और कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हमें देखने को मिलता है। और ऑथर कहते हैं कि कंपेयर टू ओल्ड इन्वेस्टर, आज के इन्वेस्टर ज्यादा क्विकली स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। 1960s में एवरेज अमेरिकन अपने स्टॉक्स को 8 साल तक होल्ड किया करते थे और आज का एवरेज है लेस देन 6 मंथ्स। ये रैपिड बाइंग एंड सेलिंग की वजह से मार्केट फ्लक्चुएशंस अभी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पहले। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है देन आपको डेली मार्केट चेंजेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और हर घंटे चेक करने से आपको रेयरली कोई डिफरेंस दिखेगा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिनिमम 1 साल तो आपको वेट करना ही चाहिए। इसीलिए ऑथर स्टॉक्स को कहते हैं स्टॉक्स आर लाइक बाइंग अम्ब्रेला, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में जब बारिश होती है तो स्ट्रीट वेंडर्स अम्ब्रेलास को 2 से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव रेट पर बेचते हैं। वही जब वेदर सनी होता है तो उसे आधे प्राइस से भी कम में सेल करते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर डेली मार्केट फ्लक्चुएशन से आपको अपना डिसीजंस को नहीं चेंज करना चाहिए बल्कि अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 में हमने सीखा कि हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए अपने स्टॉक्स को, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सको और आपको डेली मार्केट स्ट्रेस से भी दूर रहना है और अपने काम पर फोकस करना है जिससे कि आपका इनकम बढ़े। स्ट्रैटेजी नंबर 5 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है स्मार्ट इन्वेस्टर्स फोकसेस ऑन सिक्योरिटी ओवर क्विक मनी। ऑथर का मानना है कि सबसे मेजर रीजन है स्टॉक मार्केट में आने का वो है ज्यादा पैसे कमाना, जो गलत नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सबसे पहले अपने पैसे बचा सके, यानी लॉस को जितना हो सके उतना अवॉइड कर सके। तो वो लोग जो अभी नए हैं या जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है उन्हें एक्सपेंसिव स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए बल्कि चीपर स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और एंड में ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 10 करोड़ रुपए होते। जैसी बातों पर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी एक ट्रेन की तरह है कि जैसे ही आप एक मिस करते हो वैसे ही डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेन जरूर आएगी, यानी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। और इस बुक में जितने भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है अगर उसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये थी डिटेल समरी ऑफ द बुक आउटस्मार्टिंग द क्राउड। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल्ड बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। और कैपिटल गारंटी प्लान्स बाय policybazaar.com को भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से जरूर चेक करिए।